Hello everyone, this is Murari Singh here and I'm going to start the first chapter of 11, that is Living World. Let me introduce you with this chapter कि इसमें क्या क्या पढ़ने का है आपको. We will start with basic definition of life, what life is exactly, followed by characteristics of living organism, in which we will discuss about growth, followed by reproduction, then metabolism, cellular organization, consciousness, etc. After that, we will start with what taxonomy is, what systematics is, what are different states or what are different elements of taxonomy, that will be basically characterization and identification, classification and nomenclature. We'll start with the first chapter, that is Living World. Okay. Good evening, everyone. This is Murari Singh here. I hope you all are staying very safe at your places in this lockdown. I'm going to start the first chapter of class 11, that is the Living World. इस चैप्टर का अगर हम लोग देखिए एनटीए में वेटेज क्या है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी रेंजिंग फ्रॉम 0 to 1 मैक्सिमली, बट स्टिल वी हैव टू स्टडी दिस चैप्टर. इसमें कई सारे कंसेप्ट्स हैं जो कि नेक्स्ट चैप्टर में आपको काम आने वाला है, इसलिए ऑल दो इसका वेटेज ज़्यादा नहीं है, फिर भी आपको इस चैप्टर को इंपॉर्टेंस देने का है. चैप्टर में क्या पढ़ने का है मैं आपको पहले ब्रीफ कर दूं, एंड दैट इज चैप्टर स्टार्ट्स विद डेफिनेशन ऑफ लाइफ, व्हाट लाइफ इज, फॉलोड बाय कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर क्या क्या है, जिसमें आप बात करेंगे अबाउट ग्रोथ, अबाउट रिप्रोडक्शन, अबाउट मेटाबॉलिज्म, अबाउट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड देन कॉन्शसनेस. इन सब की बात करेंगे हम लोग डिटेल में अभी थोड़ी देर में ही. इसके बाद पढ़ने का है आपको कि टैक्सोनॉमी क्या है, इसके अलग अलग एलिमेंट्स क्या होते हैं, टैक्सोनॉमी क्या है और इसका रिलेशन सिस्टमेटिक्स के साथ क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सोनॉमी क्या है, जैसे वी विल डिस्कस अबाउट क्लासिकल टैक्सोनॉमी, वी विल डिस्कस अबाउट मॉडर्न टैक्सोनॉमी. इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे अभी इस चैप्टर में. जो टैक्सोनॉमी के डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो कि है, नेमली फर्स्ट एलिमेंट इज कैरेक्टराइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, सेकेंड विल बी क्लासिफिकेशन, थर्ड विल बी नोमेनक्लेचर. हम सब इनके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं अभी थोड़ी देर में. लास्ट इन दिस चैप्टर विल बी कि टैक्सोनॉमिक एड्स क्या होते हैं, टैक्सोनॉमिक टूल्स क्या होते हैं, यानी ये वैसे टूल्स होंगे, ये वैसे डिवाइसेस होंगे जैसे कि आप बात करेंगे अबाउट बोटेनिकल गार्डन, अबाउट जियोलॉजिकल पार्क, अबाउट डिफरेंट साइंटिफिक लिटरेचर्स लाइक फ्लोरा, फौना, मैनुअल, मोनोग्राफ, कि ये जो डिवाइसेस हैं, ये जो टूल्स हैं, कैसे टैक्सोनॉमी में हेल्पफुल हैं. एंड दिस चैप्टर विल वाइंड अप राइट हियर. सो स्टार्ट करते हैं विथ डेफिनेशन ऑफ लाइफ. ऑल्दो मैं लाइफ का डेफिनेशन यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, बट एज पर एनटीए इज कंसर्न दिस डेफिनेशन इज ऑफ नो यूज. वन मोर थिंग आई विल सजेस्ट यू, जब भी मैं यहाँ पे अभी लेक्चर दे रहा हूँ तो यू नीड नॉट टू राइट ऑल दिस थिंग्स कि सर क्या क्या लिख रहे हैं, आपको नोट्स बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. यू जस्ट हैव अ पेन एंड नोट. आपके जितने क्वेरीज हैं सिर्फ आप उसको नोट डाउन करें. आई विल टेक्स्ट यू ऑल द नोट्स इन पीडीएफ फॉर्मेट. हो सकता है आपको मिल भी गया होगा अब तक. और जितने भी क्वेरीज हो रहे हैं आपको लेक्चर्स के टाइम पे, आप उनको नोट डाउन करें और मेरे से पर्सनली आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. यानी फोकस कीजिएगा आप सिर्फ और सिर्फ समझने पे, आप नोट्स प्रिपेयर करने पे फोकस बिल्कुल भी मत रखिएगा अभी. सो स्टार्ट करते हैं विद डेफिनेशन ऑफ लाइफ. तो लाइफ को आप ऐसे डिफाइन करते हैं कि लाइफ इज कॉम्प्लेक्स एंड यूनिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिकल्स एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ थ्रू डिफरेंट केमिकल रिएक्शन, जिसे आप कहते हैं मेटाबॉलिज्म, लीडिंग टू डिफरेंट रिस्पॉन्सेज
लाइक ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रिस्पॉन्सिवनेस एक्सेट्रा। समझते हैं क्या बोला है मैंने अभी। सपोज मैंने बोला कि ये मार्कर है और आपने कहा सर ये तो नॉन लिविंग थिंग है। मैं खुद लिविंग थिंग हूं और ये मार्कर नॉन लिविंग थिंग है। ऐसा क्या है हम दोनों में जो इनको डिफरेंशिएट कर रहा है? मेरे में क्या है जो मुझे लिविंग कर रहा है, इसमें क्या नहीं है जो इसे नॉन लिविंग कर रहा है? उस बेसिक चीज को समझिए आप। मेरे अंदर, मेरे सेल्स के अंदर कुछ ऐसे केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हैं जो आपस में ऐसे यूनिक तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, जिसे आप कहते हैं मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं, जिससे कि कई सारे रिस्पॉन्सेज जैसे कि ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, ये करने में मैं कैपेबल हूं। यानी on the other hand, this marker is not having all those chemical constituents जिसके चलते ये मेटाबॉलिज्म करके ग्रोथ कर सके, रिप्रोडक्शन कर सके, कॉन्शियस हो सके, ऐसा कुछ भी इसके अंदर नहीं है। तो आपने कहा ये नॉन लिविंग है, बेसिक। अब बात करते हैं कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके आखिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। इसमें सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं विथ ग्रोथ। ग्रोथ को आप डिफाइन कर सकते हैं कि ये इरिवर्सिबल इंक्रीज है इन नंबर और मास। सपोज ये एक सेल है, ये इसका एक न्यूक्लियस है। इस सेल का जो साइज है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ और ये इस साइज को अचीव करा। इन द सेम वे ये जो एक सेल है इसने करा डिवीजन और इससे 2 डॉटर सेल्स बन गए। यहां आप देख रहे हैं कि जब आप इस एस्पेक्ट को देख रहे हैं तो यहां आपको दिख रहा है कि देयर इज इंक्रीज इन मास। व्हेन यू आर लुकिंग एट दिस एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ, यहां दिख रहा है आपको देयर इज इंक्रीज इन नंबर। इट मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि increase in number or increase in mass, these are twin characteristics of growth। एनसीईआरटी का लाइन है यानी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी ही आपका टेक्स्ट बुक, मेन बुक है, उसको आपको लाइन बाय लाइन याद रखना है। एंड आई होप कि आप सबको पता है ये चीज। तो मैंने कहा है कि इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन मास, दीज आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। हाँ, ध्यान रखने का है कि ग्रोथ आप तभी कहते हैं जब ये इरिवर्सिबल है। एक और टर्म है एंड दैट इज डी ग्रोथ। अब ये क्या है? तो whenever this anabolism will exceed the rate of catabolism, यानी जब भी कहीं पे किसी भी सेल के अंदर जो बिल्डअप रिएक्शंस हैं वो ज्यादा हो रहे हो एज कंपेयर टू ब्रेकडाउन रिएक्शंस, यानी कैटाबोलिज्म, इट विल लीड टू ग्रोथ। इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस, अगर कहीं पे कैटाबोलिज्म ही ज्यादा हो रहा हो और एनाबोलिज्म कम हो रहा हो, यानी चीजें बन रही हैं वो कम है और कंजम्पशन ज्यादा है, व्हाट इट मींस? इट मींस डीग्रोथ होने वाला है। तो ध्यान रखने का है, आप ग्रोथ को ऐसे डिफाइन करेंगे कि दिस इज इरिवर्सिबल इंक्रीज इन नंबर और मास। अब यहां से एक और है कि ये जो ग्रोथ है इसे आप 3 अलग अलग टाइप का कह सकते हैं। अ ग्रोथ कैन बी ऑक्जेंटिक ग्रोथ, अ ग्रोथ कैन बी मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ, and a growth can be accessory in nature as well। What it means? मैंने कहा है कि जो ग्रोथ है वो बेसिकली 3 अलग अलग टाइप का है। कौन कौन सा है वो 3 टाइप? मैंने कहा ऑक्जेंटिक ग्रोथ। व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स कि जब भी ग्रोथ हो और उसमें मास बढ़ता हो या फिर ऐसे कहें साइज बढ़ता हो, तो दैट इज ऑक्जेंटिक ग्रोथ। जैसे यहां पे देखें आप, आपने कहा ये एक सेल है, इसका साइज बड़ा हुआ, साइज बड़ा हुआ यानी मास बड़ा हुआ, ये क्या है? दिस इज ऑक्जेंटिक ग्रोथ। एक होता है मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ, ये क्या है? यहां देखें आप, यहां एक मदर सेल था, इसमें हुआ डिवीजन, 2 बने डॉटर सेल्स, यानी नंबर ऑफ सेल्स गॉट इंक्रीज्ड, यही है मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ। थर्ड वन इज, जो कि अपने आप में अनयूजुअल है,
वो है एसेरेशनरी फेज ग्रोथ। ये क्या है? कई बार ऐसा होता है, एग्जाम्पल आपको मिलेगा इन केस ऑफ मेनली इन केस ऑफ जियोलॉजी, बॉटनी में नहीं मिलेगा आपको ऐसा एग्जाम्पल, जहां पे मान लीजिए मैंने कहा ये मदर सेल है ये मदर सेल अपने चारों तरफ कई बार एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोडक्ट को रिलीज करता है, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। यानी ये एक मदर सेल है, ये कुछ ऐसे मेटाबोलाइट को रिलीज कर रहा है अपने सराउंडिंग में, जिससे कि ओवरऑल मास इज गेटिंग इंक्रीज्ड। जैसे जो बोन का मैट्रिक्स है, कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को किसने बनाया है? जो उस मैट्रिक्स में सस्पेंडेड कॉन्ड्रोसाइट्स रहते हैं, जो उस मैट्रिक्स में सस्पेंडेड ऑस्टियोसाइट्स रहते हैं, वही उसे रिलीज करता है। यानी ये जो मैंने एग्जांपल लिया, उसमें न ही मास बढ़ा था उस सेल का, न ही नंबर बढ़ा था, हाँ लेकिन ग्रोथ हुआ था। कैसे हुआ वो ग्रोथ? क्योंकि उस मदर सेल ने अपने सराउंडिंग में कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोडक्ट को रिलीज करा। एग्जांपल क्या दिया मैंने? मैट्रिक्स ऑफ बोन एंड कार्टिलेज। तो ये तीन तरह का ग्रोथ आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं ग्रोथ में ही। अब ये जो ग्रोथ है, इसे आप फिर से कह सकते हैं कि इट कैन बी, अ ग्रोथ कैन बी इंट्रिंसिक नेचर का, या फिर अ ग्रोथ कैन बी एक्सट्रिंसिक इन नेचर। अब ये क्या है? इसके पहले तीन टर्म्स आए थे, अभी फिर से दो नए टर्म्स आए हैं। क्या है ये? तो मैंने कहा कि जब भी कभी ग्रोथ इंटरनली हो, उसे कहते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ। यानी सपोज एक सेल है, वो डिवाइड कर रहा है, एक सेल है जिसका साइज बड़ा हो रहा है, तो ये साइज जो बड़ा होना है या फिर एक सेल का डिवीजन होकर दो बनना है, इसका स्टिमुलस सेल ने खुद जनरेट करा है या बाहर से आया कहीं से? डिपेंडिंग अपॉन दैट दो तरह का ग्रोथ होता है, एक मैंने कहा इंट्रिंसिक, एक मैंने कहा एक्सट्रिंसिक। व्हेन अ ग्रोथ इज गाइडेड बाय इंटरनल स्टिमुलस, उसे आप सिंपली कह देंगे इंट्रिंसिक ग्रोथ। एंड व्हेनेवर अ ग्रोथ इज कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे टेम्परेचर हो सकता है, विंड वेलोसिटी हो सकता है, रेनफॉल हो सकता है, अगर ये कंट्रोल करते हो, अगर इनके कारण ग्रोथ होता हो, आप सिंपली कह देंगे वो क्या है? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है। एग्जांपल लेते हैं। सपोज यू आर हैविंग अ हाउस इन डेजर्ट। आपने देखा कि मॉर्निंग में आपके आसपास बिल्कुल नॉर्मल रेत पड़ा हुआ है, शाम में जब बाहर निकले तो देखे सैंड ड्यून्स बने पड़े हैं इधर उधर। सुबह में वो सैंड ड्यून्स नहीं थे, शाम में बन गए। ग्रोथ हुआ कि नहीं हुआ? एग्जैक्टली हुआ। लेकिन क्या सैंड ड्यून ने खुद डिसाइड किया कि मुझे बनना है या नहीं बनना है? नहीं, विंड वेलोसिटी ने डिसाइड किया कि वेदर सैंड ड्यून शुड बी फॉर्म्ड और नॉट। सैंड ड्यून छोटा होना है, बड़ा होना है, कौन डिसाइड कर रहा है? विंड वेलोसिटी। यानी कैसा ग्रोथ है वो? एक्सटेंसिक। यानी यहां से आपको पॉइंट मिल रहा है एनटीए के हिसाब से ये कि इंटेंसिक ग्रोथ कहां होता है? इट अकर्स इन लिविंग थिंग्स। और ये जो एक्सटेंसिक ग्रोथ है ये कहां होता है? इट अकर्स इन नॉन लिविंग थिंग्स। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करा है मैंने, फर्स्ट लेक्चर है, बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। हो सकता है आप जानते हैं, हो सकता है आप जानते हो, लेकिन कई सारी चीजें नई इंफॉर्मेशन से आपको मिल रही होंगी। तो मैंने कहा कि जो इंट्रिंसिक ग्रोथ है वो लिविंग थिंग्स में होता है, और जो एक्सटेंसिक ग्रोथ है वो नॉन लिविंग थिंग्स में होता है। अब यहां से ग्रोथ के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एनटीए वो क्या है? ग्रोथ ऑल्दो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, लेकिन ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट, न जाने कितनी बार पूछा ये एआईपीएमटी में। क्या है ये? पहले समझना है कि व्हाट इज डिफरेंस इन कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंड डिफाइनिंग फीचर। दो मिलते जुलते टर्म्स हैं इंग्लिश के हिसाब से तो, लेकिन बॉटनी के हिसाब से डिफरेंस है। डिफरेंस क्या? तो किसी भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर को आप डिफाइनिंग फीचर तब कहेंगे जब वो इन दो पॉइंट्स को सेटिस्फाई करता हो। फिर से,
कोई भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर डिफाइनिंग फीचर तब होगा जब, जिससे मैं 2 पॉइंट अभी कहने वाला हूं, उनको सेटिस्फाई करता हो। क्या है वो 2 पॉइंट? पहला, इट शुड बी यूनिवर्सली प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी अगर मैं कहता हूं कि ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर है, इसका मतलब क्या होता है, इसका इन्फरेंस ये है, इसका कंक्लूजन ये है कि यूनिवर्सली जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं सब में ग्रोथ होना चाहिए। आप कहेंगे ठीक है सर होता तो है, फिर भी क्यों डिफाइनिंग फीचर नहीं कह रहे हैं आप? क्योंकि दूसरा पॉइंट अभी बाकी है। दूसरा पॉइंट क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ दैट शुड बी ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इन लिविंग थिंग्स ओनली। पहला पॉइंट मैंने कहा था कि यूनिवर्सली हर लिविंग थिंग में होना चाहिए, ठीक है होता है ग्रोथ हर लिविंग थिंग में, लेकिन दूसरा जो पॉइंट है मैंने कहा है कि वो सिर्फ लिविंग थिंग में ही होना चाहिए, जबकि अभी आपने देखा है ग्रोथ अकर्स इन नॉन लिविंग थिंग्स एज वेल, जो कैसा है, एक्सट्रिंसिक टाइप का है। इसका मतलब क्या है, ग्रोथ जो है ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है, इंपॉर्टेंट है। अब 2 पॉइंट है जिसमें कहूंगा स्टामक वाले पॉइंट हैं, वो ये कि ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स बट इंट्रिंसिक ग्रोथ इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स। दोनों में डिफरेंस है। आपने कहा ग्रोथ होता है नॉन लिविंग थिंग्स में, लेकिन इंट्रिंसिक ग्रोथ कहां होता है, सिर्फ लिविंग थिंग्स में ही होता है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिली मिस्टेक भी होता है क्वेश्चन में, ध्यान रखना है, ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर बट इंट्रिंसिक ग्रोथ इज। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो मैंने कहा है कि ग्रोथ इंट्रिंसिक हो सकता है या फिर एक्सटेंसिक हो सकता है, लेकिन लिविंग थिंग्स के अंदर जो ग्रोथ है वो हमेशा इंट्रिंसिक टाइप का ही है। जरा इसको और फाइन करते हैं। ये जो ग्रोथ है ये प्लांट में और एनिमल में कैसा है, कैसा इसका पैटर्न है, जरा उसकी भी बात कर लेते हैं। जब आप बात करते हैं अबाउट ग्रोथ इन प्लांट्स, तो वहां ध्यान रखने का है, ग्रोथ इन प्लांट इज ऑलवेज ओपन एंडेड, जिसे आप एक और टर्म से कह सकते हैं, एंड दैट इज इनडिटर्मिनेट टाइप का ग्रोथ। ऑन द अदर हैंड ग्रोथ अकरिंग इन एनिमल्स, ये कैसा है, दिस इज क्लोज्ड एंडेड, या फिर क्या कह सकते हैं आप इसे, इसे कह सकते हैं आप डिटर्मिनेट टाइप। समझते हैं क्या है ये आखिर ये 2 टर्म्स। जब आप कहते हैं कि ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट, इसका मतलब ये है कि ये जो ग्रोथ है प्लांट्स में लाइफ लॉन्ग होता रहता है। जब आप पढ़ेंगे प्लांट एनाटॉमी चैप्टर, वहां पढ़ेंगे आप डिटेल में कि प्लांट में 2 तरह का ग्रोथ होता है। एक होता है प्राइमरी ग्रोथ, जिसका मतलब होता है इंक्रीज इन लेंथ ऑफ दैट प्लांट, ये प्लांट में लाइफ लॉन्ग होता रहता है। एक और होता है दैट इज सेकेंडरी ग्रोथ। कुछ प्लांट्स में देयर इज इंक्रीज इन गर्थ एज वेल, जो प्लांट का डायमीटर है, जो विड्थ है, जो गर्थ है, वो भी बढ़ता है। ये कुछ प्लांट्स में होता है, जैसे कि एंजियोस्पर्म में, डाइकॉट में, चाहे वो रूट हो चाहे वो स्टेम हो। वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट सेकेंडरी ग्रोथ इन लैटर क्लासेस, दैट इज इन प्लांट एनाटॉमी चैप्टर। अभी बात करते हैं यहाँ पे। तो मैंने कहा है प्लांट में जो ग्रोथ है वो लाइफ लॉन्ग चलता है। वो ग्रोथ जो लाइफ लॉन्ग चले उसे कह देंगे आप ओपन एंडेड, कोई एंड ही नहीं है, लगातार चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ऑन द अदर हैंड जो एनिमल्स में ग्रोथ है वो कैसा है, दैट इज क्लोज्ड एंडेड। और क्या है, तो ग्रोथ इन प्लांट इज लोकलाइज्ड टाइप, जबकि हम लोगों में कैसा है, यानी एनिमल्स में कैसा होता है, दैट इज डिफ्यूज्ड टाइप। अब ये क्या है, आपको पता है कि प्लांट्स में 2 तरह का ही तो टिश्यू है, एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक वो जिसमें एबिलिटी है डिवाइड करने का, परमानेंट वो जो डिवाइड ना कर सके। ध्यान रहे, मैंने नहीं कहा है कि मेरिस्टेमेटिक लिविंग होते हैं और परमानेंट डेड होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा है मैंने कहा है मेरिस्टेमेटिक वो जो डिवाइड कर सकता है, परमानेंट वो जो डिवाइड ना कर सके। हो सकता है कोई लिविंग हो फिर भी डिवाइड नहीं करता हो।
ध्यान रखिएगा इस बात का। तो मैंने कहा है कि जो प्लांट्स हैं उनमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो लोकलाइज्ड है। कैसे? तो तीन तरह का ही तो होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। बेस्ड ऑन पोजीशन, प्लांट्स आर हैविंग ओनली 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। कौन कौन है वो? तो एक है वन इज एपिकल मेरिस्टम। नाम से ही समझ में आ रहा है ये कहां मिलता होगा? प्लांट के एपेक्स पे। सपोज दिस मार्कर इज सपोज अ प्लांट। ये जो ब्लैक दिख रहा है पार्ट, ये इस प्लांट का, इस शूट का एपेक्स है। यहां के सेल्स डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है लेंथ बढ़ेगा, लेकिन ये सेल्स लोकलाइज्ड है कहां पे? एपेक्स पे। इसे कहेंगे आप एपिकल मेरिस्टम। एक होता है इंटरकैलरी मेरिस्टम, जो कि नोड के ऊपर या फिर नीचे मिलता है, यानी पोजीशन प्री डिफाइंड है। अगर आपने कह दिया एपिकल तो एपेक्स पे है, आपने कहा इंटरकैलरी तो नोड के ऊपर है या फिर नीचे है, या फिर कहा आपने लैटरल मेरिस्टम तो फिर से पोजीशन डिफाइंड है कि प्लांट के लैटरल साइड में है। अब चूंकि मैंने कहा यही तीन तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं प्लांट्स में, तीनों का पोजीशन प्री डिफाइंड है, यानी जब भी ग्रोथ होगा तो एपेक्स से होगा या फिर नोड से होगा या फिर लैटरल साइड से होगा। सिंपल। यानी जो ग्रोथ है वो लोकलाइज्ड है, पहले से ही पता है कि ग्रोथ यहीं यहीं से हो सकता है। लेकिन एनिमल्स में कैसा है? डिफ्यूज्ड है। ऐसा नहीं होता है कि आपका जब ग्रोथ हो रहा है तो आपका लंबाई बढ़ा और हाथ छोटा ही रह गया, ऐसा नहीं होता है। आपके हर पार्ट्स में यूनिफॉर्मली सेम रेट से ग्रोथ हो रहा होता है, यानी उसे कह देंगे आप डिफ्यूज्ड ग्रोथ। दिस वॉज ऑल अबाउट ग्रोथ। एक और पॉइंट है जिसे मैं फिर से कहूंगा स्टामक वाला पॉइंट है, और वो ये, मैं पहले पॉइंट बोलता हूं फिर एक्सप्लेन करूंगा। दिस पॉइंट इज कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बोथ आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स। सुनिएगा ध्यान से, मैंने पहले कह दिया स्टामक वाला पॉइंट है। क्वेश्चंस यहां से आते हैं, हॉटस्पॉट है क्वेश्चन का। मैंने कहा है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बोथ आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सपोज ये कोई अमीबा है, इस अमीबा में हुआ बाइनरी फ्यूजन और आपको मिले 2 डॉटर अमीबा। ये एक अमीबा से 2 अमीबा का मिलना ग्रोथ है क्या? बिल्कुल है। अभी तो आपने पढ़ा है मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ, यानी इंक्रीज इन नंबर। हुआ तो नंबर बढ़ा तो 1 से 2 हुआ, ग्रोथ हुआ। लेकिन ये जो अमीबा है, इस एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल्स कैसे बने, उस रूट कॉज को समझिए। यहां हुआ था बाइनरी फ्यूजन। 12th के फर्स्ट चैप्टर में हम लोग बात करेंगे अबाउट डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, वहां पे आएगा बाइनरी फ्यूजन। तो बाइनरी फ्यूजन क्या होता है मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, अभी आपको जरूरत भी नहीं है। लेकिन यहां दिख रहा है कि इस अमीबा में हुआ बाइनरी फ्यूजन, जो कि अपने आप में एक मेथड है प्रोडक्शन का, और उससे 2 बने डॉटर सेल्स। यानी यहां पे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों साथ में ही हो गया। जब इसका 1 सेल से 2 में इंक्रीमेंट हुआ तो ग्रोथ भी हुआ, और जब ये 1 से 2 में बना तो बाइनरी फ्यूजन हुआ था, वो अपने आप रिप्रोडक्शन भी है। जबकि नॉन लिविंग थिंग्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, यानी किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जब ग्रोथ हो रहा है तो रिप्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसलिए मैं फिर से इस पॉइंट को बोलूंगा। मैंने कहा था स्टामक वाला पॉइंट है, इसलिए मैं फिर से बोल रहा हूं। मैंने कहा है कि इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इनक्लूसिव इवेंट्स और बोथ आर सिनोनिमस इवेंट्स। जस्टिफाई मैंने कर दिया है क्यों है ये। सो दिस वाज ऑल अबाउट ग्रोथ, जिसे मैं फिर से समराइज कर रहा हूं कि ग्रोथ अपने आप में एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो है, लेकिन ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है। एंड द रीजन वाज कि जो ग्रोथ है ये नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर भी होता है। ऑन द अदर हैंड, दिस intrinsic growth is a defining feature of living things.
नाउ कमिंग टू नेक्स्ट characteristic feature of living thing and that is next यानी सेकेंड वाला जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है रिप्रोडक्शन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जहां कहीं भी कुछ कंफ्यूजन है जस्ट राइट इट डाउन और आप अलग से व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हैं कि आपका ये डाउट है। यू डिड नॉट टू मेक नोट्स की सर क्या बोल रहे हैं। मैंने पहले भी कहा, अभी फिर से मैं कह रहा हूं, नोट्स बनाने के चक्कर में मत पड़िए। आप समझने के लिए बैठे हैं, समझिए चीजों को। जहां दिक्कत है सिर्फ उन डाउट्स को पेन डाउन कीजिए, दैट्स ऑल। आगे बढ़ते हैं एंड दैट इज रिप्रोडक्शन। अब इसे डिफाइन करते हैं। हालांकि फिर से वही बात, डेफिनेशन तो दे रहा हूं बट दिस इज ऑफ नो यूज फॉर एनटीए। हाँ, स्कूल एग्जाम में काम आने वाला है। क्या है ये? तो रिप्रोडक्शन जो है ये अपने आप में एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। वंस अगेन, reproduction is a biological process by which an organism produces offspring of its own kind, produces offsprings of similar kind। ध्यान रखिएगा, जब मैं कहता हूं similar kind तो ये आइडेंटिकल नहीं कहना चाह रहा हूं मैं। मतलब ये कुत्ते का बच्चा कुत्ता ही होगा, बिल्ली का बच्चा बिल्ली होगा। इस कॉन्टेक्स्ट में सिमिलर काइंड मैंने कहा है, मैंने नहीं कहा कि आइडेंटिकल होते हैं। मैंने कहा है कि बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग्स ऑफ इट्स ओन काइंड। अब ये जो रिप्रोडक्शन है ये मेनली दो अलग अलग तरीकों से हो सकता है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले बात करते हैं ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। मैं पहले डेफिनेशन बोल रहा हूं, हो सकता है कि थोड़ा कंफ्यूजन हो लेकिन मैं दूर कर दूंगा। क्या है डेफिनेशन? तो अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच एन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड विथ और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट। मैंने कहा है एक ऐसा मोड रिप्रोडक्शन का जिसमें गैमेट का इन्वॉल्वमेंट हुए बिना या फिर हो करके भी एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। हो सकता है आप प्री माइंडसेट से बैठे हो कि ये सेक्सुअल तो वो होता है जहां गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ऐसा नहीं है। जबकि यूजुअली इन मोस्ट ऑफ केसेस गैमेट्स आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट इट्स नॉट ऑलवेज। कभी गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, रेयर ही है लेकिन होता तो है। इसीलिए डेफिनेशन मैंने कहा था अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन in which offsprings are produced with or without involvement of gamete। गैमेट का इन्वॉल्वमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब आप मेरी बातों का ये मतलब मत निकालना कि मैंने कहा है गैमेट का इन्वॉल्वमेंट होता मतलब गैमेटिक फ्यूजन होता होगा। नहीं, दो अलग अलग चीजें हैं। गैमेट का इन्वॉल्वमेंट होना अलग है और गैमेट्स का फ्यूज होना अलग है। मैंने नहीं कहा है कि गैमेटिक फ्यूजन होगा, मैंने कहा है गैमेट का इन्वॉल्वमेंट होगा। जैसे हम लोग बात करेंगे 12th के सेकंड चैप्टर में कि कई बार ऐसा होता है कि जब फीमेल गैमेट इन केस ऑफ प्लांट, इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म directly develops into a new plant, ऐसा होता है। शायद पढ़े भी होंगे आप एक टर्म, that is parthenogenesis। अगर एग्जाम्पल मैं आपको याद कराऊं तो जितने भी ड्रोन्स होते हैं हनी बी में, जो मेल पार्टनर्स होते हैं, दे आर ऑलवेज पार्थेनोजेनेटिक इन नेचर। वो हमेशा फीमेल गैमेट से डायरेक्टली डेवलप होते हैं, वहां पे गैमेटिक फ्यूजन नहीं होता है। आई गेस यू मस्ट बी नोइंग दिस। तो मैंने कहा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का इन्वॉल्वमेंट हो भी सकता है लाइक दिस, या फिर नहीं भी हो सकता है टू प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। अब ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके बारे में जरा डिटेल में बात कर लेते हैं, देन वी विल जंप टू दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
So right now I am starting characteristics of asexual reproduction. ये जो asexual reproduction है उसका आखिर फीचर क्या है? पहला तो ये कि यहां गैमेट का इन्वॉल्वमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जो कि अपने आप में यूनिक है। दूसरा क्या है, तो यहां कभी भी सिनगेमी यानी फर्टिलाइजेशन नहीं होता। सिनगेमी मतलब क्या है? दो अलग अलग यानी मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूज होना, जो यहां कभी भी नहीं होता है। और यहां कभी भी मियोसिस नहीं होता। मियोसिस विल नेवर अकर हियर। चूंकि मियोसिस नहीं है, गैमेटिक फ्यूजन नहीं है, तो वेरिएशन होगा क्या? होगा क्या वेरिएशन? ऑब्वियस सी बात है, नहीं होगा वेरिएशन। यानी आप ऐसे समझिए, आपके घर में मनी प्लांट नहीं था, आप पड़ोस के अंकल से मांग के लाए मनी प्लांट, लगा दिया आपने। चूंकि नया मनी प्लांट लगा दिया आपने, हो गया रिप्रोडक्शन। क्या इसमें गैमेट का फ्यूजन हुआ क्या? नहीं हुआ। आपके घर पे लगा मनी प्लांट इज एग्जैक्टली 100% आइडेंटिकल टू पड़ोस वाला मनी प्लांट। है कि नहीं ऐसा? है कि नहीं ऐसा? एग्जैक्टली है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेटिक फ्यूजन नहीं होने के चलते ऑफस्प्रिंग्स में कोई वेरिएशन डेवलप नहीं होता। और यहीं से एक नया पॉइंट बनता है कि ऑल ऑफस्प्रिंग्स produced from a parent will be identical, and that group of identical individual is known as clone. तो मैं बात कर रहा था कि ग्रुप ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल इज क्लोन। सपोज यू आर हैविंग 5 मेंबर्स इन योर फैमिली और आप पांचों आपस में एग्जैक्टली एक जैसे हैं, तो ये जो ग्रुप बना 5 लोगों का जो कि आपस में आइडेंटिकल हैं, दैट ग्रुप इज क्लोन। एंड मेंबर ऑफ ईच मेंबर ऑफ दिस क्लोन इज नोन एज रैमेट। ग्रुप का नाम क्या? क्लोन। मेंबर का नाम क्या? रैमेट। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप यानी टारगेट वाले पढ़े होंगे इकोलॉजी में कि एक टर्म होता है ऑर्गेनिज्म और एक होता है पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म क्या है? तो किसी भी स्पीसीज का जो एक इंडिविजुअल है वो ऑर्गेनिज्म है। और पॉपुलेशन क्या है? फिर उसी स्पीसीज के अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का जो ग्रुप है उसे कहते हैं पॉपुलेशन। यानी आप अपने आप में ऑर्गेनिज्म है और जो 5 का ग्रुप बना वो क्या है? पॉपुलेशन है। एग्जैक्टली वैसे ही अगर 5 आपस में आप एक जैसे हैं तो ग्रुप का नाम क्लोन है और आप अपने आप में क्या है? रैमेट है। अब आप ही सोचिए और आप ही मुझे आंसर कीजिए कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन सिर्फ एसेक्सुअल ही होता हो तो इन टर्म्स ऑफ बेटर एडेप्टेबिलिटी यू आर हैविंग 2 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ए एंड बी। क्वेश्चन है मेरा आपसे, आंसर कीजिएगा। एक ऑर्गेनिज्म ए है, एक ऑर्गेनिज्म बी है। मैंने कहा ए रिप्रोड्यूस करता है सिर्फ कैसे? एसेक्सुअली। बी कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है? सेक्सुअली। तो एवोल्यूशन में एडेप्टेशन के हिसाब से सरवाइव करने के चांसेस किसके पास ज्यादा हैं? ए के पास कि बी के पास? ऑब्वियसली आप सोच रहे होंगे बी के पास, जो कि करेक्ट आंसर है। क्यों ऐसा कहा आपने? क्यों ऐसा सोचा आपने? क्योंकि बी रिप्रोड्यूस कर रहा है सेक्सुअली, वहां वेरिएशन डेवलप हो रहा है। वेरिएशन डेवलप हो रहा है, इसका मतलब क्या है? दैट ऑर्गेनिज्म इज हैविंग एज टू कोप अप विथ चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशंस। मतलब क्या? अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली तो जैसा वो 1000 साल पहले था वैसा ही आज है और वैसा ही 1000 साल बाद भी रहने वाला है। हाँ, बस उसमें म्यूटेशन नहीं होना चाहिए। अब एक ऑर्गेनिज्म 1000 साल पहले जैसा था वैसे ही आज है, वैसे ही 1000 साल बाद भी रहने वाला है, लेकिन क्या इन्वायरमेंटल कंडीशन वैसे ही रहता है क्या? नेवर। दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। इसका मतलब क्या है?
अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज होते होते हार्श हो गया तो वो तो एक्सटिंक्ट कर जाना है। लेकिन अगर वही सेक्सुअली प्रोड्यूस कर रहा है तो उसमें वेरिएशन के चांसेस हैं, और चांसेस अगर हैं तो अपने आप को चेंज कर सकता है। चेंज कर सकता है मतलब क्या, उस बदल रहे इन्वायरमेंट में वो सस्टेन कर सकता है। यानी यहां इन टर्म्स ऑफ, या फिर मैं कहूं इनका एवोल्यूशन में उतना कंट्रीब्यूशन नहीं है। और क्या है, तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, चूंकि यहां पे दो अलग अलग टाइप के गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होना है, यानी दो अलग अलग पेरेंट्स की जरूरत भी तो नहीं है, यानी एक ही पेरेंट होगा और उससे कोई नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा। जैसे फिर से वही एग्जांपल लेते हैं, आपने पड़ोस से लाया था मनी प्लांट, क्या आपने ढूंढा कि मेल है कि फीमेल है? नहीं, जो पौधा था आप ले आए, घर में लगा दिए, यानी एक पेरेंट से ही नया पौधा बन गया। ये क्या है, यूनिपेरेंटल नेचर। ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसे आप कह सकते हैं, एक और नाम दे सकते हैं, एंड दैट इज सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन। ये क्या है, यू मस्ट बी नोइंग कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में दो तरह के ही तो सेल्स होते हैं, चाहे आप हो, हम हो, पौधा है, या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो, हमेशा टू टाइप ऑफ सेल्स आर ओनली देयर इन दैट सिस्टम। कौन कौन है वो दो सेल्स? एक है सोमैटिक सेल और एक है जर्मिनल सेल विच पार्टिसिपेट्स इन रिप्रोडक्शन, विच पार्टिसिपेट्स इन गैमेट फॉर्मेशन। चूंकि यहां आपने कहा गैमेट बनता नहीं है यूजुअली, इसका मतलब क्या है, जो सोमैटिक पार्ट होगा, जो वेजिटेटिव पार्ट होगा, उसी से नया पौधा बना। फिर से वही एग्जांपल मनी प्लांट वाला, आप मनी प्लांट बाजू में से लाए, आप सोमैटिक सेल को लाए थे, न कि गैमेट्स चुन के लाए थे। आप तो सोमैटिक पार्ट लाए थे। आपने लाया एक पौधा जिसमें स्टेम था, जिसमें लीफ था, वो क्या है, उसका सोमैटिक पार्ट है ऑब्वियसली, यानी आपने कहा दिस इज सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन। अब ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये मेनली कहां होता है, तो इट मेनली अकर्स इन लोअर ऑर्गेनिज्म। जब मैं कहता हूं लोअर ऑर्गेनिज्म, तो मेरा रिलेशन लोअर प्लांट या फिर लोअर एनिमल से है। लोअर प्लांट में कौन आते हैं, तो आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू टू किंगडम क्लासिफिकेशन, बैक्टीरिया है, या फिर जिसे आप आज के डेट में रखते हैं प्रोटिस्टा में, वो भी आता है, एल्गी आते हैं, फंजाई भी आता है उसी में। तो जो लोअर प्लांट्स हैं, या फिर मैं कहूं लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी एनिमल्स को भी इंक्लूड कर रहा हूं मैं उसी में, तो उन लोअर ऑर्गेनिजम्स में मेनली कौन सा मोड होता है, एसेक्सुअल। ध्यान रहे, मैंने नहीं कहा है कि लोअर ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल मोड होता है, ऐसा नहीं कहा मैंने कहा है मेनली कौन से मोड से वो रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअल मोड से वो रिप्रोड्यूस करते हैं। अब ऐसा क्या है, साइंस है, सबके पीछे लॉजिक है। क्या है ये लॉजिक, तो लॉजिक ये है, मैंने कहा लोअर प्लांट्स हैं, यानी वो उतने एडवांस नहीं है। ये जो तरीका है रिप्रोडक्शन का, ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही प्रिमिटिव है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। ये ऑर्गेनिजम्स भी कैसे हैं, प्रिमिटिव टाइप के, लोअर प्लांट्स कहा आपने। चूंकि प्लांट बहुत एडवांस नहीं था, तो वो वैसा तरीका कैसे ओन कर सकता था जो कि कॉम्प्लेक्स तरीका हो रिप्रोडक्शन का। इसीलिए एवोल्यूशन में उसने अपने आप को ऐसे अडेप्ट करा कि वो प्रिमिटिव तरीके से रिप्रोड्यूस कर सके, एंड दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये आपको ध्यान रखने का है। और लास्ट पॉइंट मैं एड्रेस कर रहा हूं यहां पे, एंड दैट इज कि ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये अपने आप में एक ये अपने आप में एक रैपिड प्रोसेस है, ये अपने आप में एक सिंपल प्रोसेस है। ऑब्वियस सी बात है, लॉजिकल है, सिंपल है तो फास्ट तो होगा ही होगा। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट आइकॉर्निया,
जिसे अपन कहते हैं हिंदी में जलकुंभी, दैट इज वाटर हाइसिंथ। ये जो आइकॉर्निया है, ये दिस इज नॉट एंडेमिक टू इंडिया, इंडिया में नहीं था। ये जो ब्रिटिश थे ये ले आए ब्रिटेन से इसको। क्यों लाए भाई? तो अगर आपने देखा इस प्लांट को, तो दिस प्लांट इज हैविंग वेरी ब्यूटीफुल प्रोमिनेंट कलर, प्रोमिनेंट पर्पल कलर फ्लावर्स। सुंदर सा पर्पल सा बड़े साइज का फ्लावर होता है, और लीफ भी कुछ अजीब अजीब, मतलब बाकी से अलग अलग, मतलब थोड़ा अच्छा दिखता है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, दैट आइकॉर्निया वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय ब्रिटिशर्स। लेकिन ध्यान रखिएगा, हालांकि यहां का कॉन्सेप्ट नहीं है, बट स्टिल ध्यान रखिएगा, कुछ ना कुछ रिलेशन तो है अपने इस टॉपिक से। जब भी किसी इकोसिस्टम की बात करते हैं, तो वहां जितने भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं। उस इकोसिस्टम में एक फूड चेन होता है, जिस फूड चेन में हर ऑर्गेनिज्म को खाने वाला कोई होता है। लेकिन आइकॉर्निया वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, यानी उसके पहले अपने यहां नहीं था आइकॉर्निया। आइकॉर्निया नहीं था मतलब क्या? अपने इकोसिस्टम में आइकॉर्निया को खाने वाला भी कोई नहीं था, सिंपल सी बात। लेकिन जब आइकॉर्निया को लाए, तो कोई चूंकि खाने वाला था नहीं, इसलिए उसका नंबर बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा। और नंबर बढ़ने का एक और कारण क्या है? वो रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली। आगे बात करेंगे हम लोग थ्रू ऑफसेट। ऑफसेट एक मॉडिफाइड सब एरियल स्टेम है, वो उसके थ्रू रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली, यानी ये अपने आप एक इन्वेसिव वीड बन गया। वीड क्यों? अनवांटेड प्लांट है। इन्वेसिव क्यों? खूब फास्ट ग्रो कर रहा था। फास्ट क्यों? क्योंकि रिप्रोड्यूस कर रहा था एसेक्सुअली। अब इससे नुकसान क्या है? ग्रो हो रहा है तो होता रहे, नुकसान है। क्या नुकसान है? तो ये पानी से ऑक्सीजन को ड्रेन कर लेता है, यानी किसी भी एक्वेटिक बॉडी में जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है, जिसको यूटिलाइज करते हैं वहां ग्रो कर रहे फ्लोरा फौना, उसी ऑक्सीजन को ये कम कर देता है। ऑब्वियस सी बात है, इसका तो हो गया फायदा, लेकिन वहां के जो प्लांट्स एनिमल्स पहले से रह रहे थे, दे विल स्टार्ट टू डाई जस्ट बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। इसीलिए आप इसे कहते हैं टेरर ऑफ बंगाल। टेरर क्यों, समझ में आ गया होगा, लेकिन बंगाल क्यों? क्योंकि इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन बंगाल बाय ब्रिटिशर्स, इसीलिए कहते हैं आप इसे टेरर ऑफ बंगाल। तो फिलहाल मैंने ये जस्टिफाई करना चाहा कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एक रैपिड फेनोमेनन है, जिसका मैंने एग्जांपल दिया था अभी आपको, आइकॉर्निया कैसे अपने इंडियन इकोसिस्टम के लिए एक नाइटमेयर बन गया। अभी आप देखते होंगे कहीं भी आपके आसपास गांव में कहीं भी एक्वेटिक बॉडी है, एक्वेटिक बॉडी कैसा? जिसमें वाटर स्टेगनेंट हो, वहां इन मोस्ट ऑफ केसेस यू विल गेट टू सी प्रेजेंस ऑफ दैट आइकॉर्निया, आपको दिख जाएगा वहां पे। तो ये एक रैपिड मेथड है। ये था अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसके अलग अलग मेथड्स हैं, अलग अलग तरीकों से कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है। हम लोग बात करते हैं अबाउट मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहला क्या है? तो फर्स्ट इज बाइनरी फीजन। ध्यान रहे, बाइनरी फीजन क्या है, कैसे होता है, आई एम नॉट गोइंग टू एड्रेस, क्योंकि जरूरत नहीं है आपको, ये पढ़ेंगे आप इन फर्स्ट चैप्टर ऑफ 12th। फिलहाल के लिए बाइनरी फीजन में होता क्या है? एक मदर सेल डिवाइड कर जाता है इनटू टू इक्वल साइज डॉटर सेल। डिवीजन कैसा? तो ये इंपॉर्टेंट है, एंड दैट डिवीजन इज एमाइटोसिस। यूजुअली आप पढ़ते हैं सेल डिवीजन में अबाउट माइटोसिस एंड मियोसिस। इस माइटोसिस और मियोसिस के अलावा एक और प्रिमिटिव टाइप का सेल डिवीजन है, दैट इज एमाइटोसिस। एमाइटोसिस कैसे होता है, इसमें अभी बिल्कुल नहीं पढ़ना है, समय आने पे बात कर लेंगे हम लोग उसके बारे में भी। फिलहाल मैंने सिर्फ इतना कहा है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखने का है कि बाइनरी फ्यूजन के टाइम पे एमाइटोसिस होता है। और ये है तो चैप्टर का डिमांड है आपको याद रखना, चैप्टर के हिसाब से आपको याद रखना है कहां कहां होता है बाइनरी फ्यूजन। तो एग्जांपल है आपके पास, दैट इज बैक्टीरिया, दैट इज अमीबा,
that is paramecium, that is euglena, that is diatoms and planaria as well. इन सब में बाइनरी फिजन आपको देखने को मिलेगा। और क्या तरीका है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और भी तरीकों से हो सकता है, जैसे बडिंग। ये कहां होता है? तो एग्जाम्पल वी हैव इज हाइड्रा, एग्जाम्पल वी हैव इज यीस्ट। यहां आप देख सकते हैं बडिंग से होता है रिप्रोडक्शन। और क्या है? तो नेक्स्ट इज फ्रैगमेंटेशन। इसमें क्या है? ये कैसे होता है? तो फ्रैगमेंटेशन में किसी भी प्लांट का कोई बॉडी पार्ट डिटैच हो जाएगा एंड दैट डिटैच्ड प्लांट बॉडी विल जर्मिनेट, यानी इट विल डिवाइड टू फॉर्म अ न्यू प्लांट। इसे कहते हैं आप फ्रैगमेंटेशन। ये कहां होता है? एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर। और कहां मिलता है ये? तो ये मिलता है आपको फिलामेंटस एल्गी में। अब जब मैं कहता हूं फिलामेंटस एल्गी, तो एक एग्जाम्पल भी कोट कर रहा हूं, एंड दैट एग्जाम्पल इज स्पाइरोगाइरा। और कहां? तो ये आपको देखने को मिलेगा फंजाई में। और कहां देखने को मिलेगा? तो यू विल गेट टू सी दिस इन प्रोटोनिमा ऑफ मॉस। मॉस क्या है? तो फिलहाल के लिए ब्रायोफाइट का एक ग्रुप है। अभी के लिए इतना सफिशिएंट है आपके लिए। प्रोटोनिमा क्या है ये हम लोग बाद में बात करेंगे। फिलहाल यू हैव टू स्टिक टू दिस थिंग ओनली कि प्रोटोनिमा जो है ये एक स्ट्रक्चर है, मॉस में बनता है, और ये भी फ्रैगमेंटेशन से ही मल्टीप्लाई करता है। और क्या है? और क्या तरीका है? तो वो है रीजेनरेशन। ये क्या है? यू मस्ट हैव एनकाउंटर्ड दिस इशू कि कभी आपने देखा होगा एक छिपकली है जो बिना पूंछ की है। आज आपने देखा पूंछ नहीं है, महीने भर बाद देखा पूंछ है उसमें। कैसे हुआ ये? तो that lizard is having ability to regenerate that lost body part. तो ये जो रीजनरेशन है ये कहां मिलता है आपको? यू विल गेट टू सी दिस इन स्टारफिश। और कहां मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपको इन केस ऑफ प्लेनेरिया। और कहां मिलेगा आपको? इन केस ऑफ लिजर्ड। ध्यान रहे, यहां से जो क्वेश्चन का हॉटस्पॉट है, एनसीईआरटी का लाइन है, वो है फ्रॉम प्लेनेरिया। क्या बनता है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये बनता है कि रीजनरेशन जो है उसमें एक टर्म है ट्रू रीजनरेशन। ये क्या है? तो अगर प्लेनेरिया को आप कितने भी हाफ्स में काट दो, जितना मन मर्जी काट दो, हर टुकड़े से एंटायर नया प्लेनेरिया डेवलप हो जाएगा। दिस इज ट्रू रीजनरेशन। लिजर्ड मैंने एग्जांपल नहीं दिया है ट्रू रीजनरेशन का, मैंने कहा वो सिर्फ रीजनरेशन दिखाता है। अगर उस लॉस्ट बॉडी पार्ट से यानी पूंछ से अगर नई छिपकली बनती तो कहते कि वो ट्रू रीजनरेशन है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इंपॉर्टेंट था, मैंने कहा है प्लेनेरिया शोज ट्रू रीजनरेशन। और क्या है? और भी तरीके हैं, जैसे जैसे एक है बाई जेमा। जेमा क्या है? तो जेमा जो है ये एक 8 शेप का, ऐसा 8 शेप का स्टॉक्ड, यानी इसमें स्टॉक लगा होता है, ऐसा एक एसेक्सुअल बड है, जो कि कहां मिलता है आपको? ये मिलेगा आपको मार्केंसिया में। मार्केंसिया क्या है? तो ये एक ब्रायोफाइट है, जिसे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे इन प्लांट किंगडम चैप्टर। अभी के लिए कि जो मार्केंसिया है, इसके डोर्सल सरफेस पे ऐसा एक कप शेप का स्ट्रक्चर बनता है। इस कप शेप के स्ट्रक्चर में ढेर सारे ऐसे स्टॉक्ड ग्रीन फोटोसिंथेटिक यानी एस्टिमुलेटरी स्ट्रक्चर्स बनते हैं, which on germination forms
which on germination forms two new markensia। जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि हर एक जेमा से, दिस इज वन जेमा जो कि 8 शेप का है, जो कि स्टॉक्ड है, जो कि ग्रीन है, जो कि फोटोसिंथेटिक है, इस एक जेमा के जर्मिनेशन से दो दो मार्केंसिया बनते हैं। यहां से क्वेश्चंस रेज होते हैं, ध्यान रखिएगा। हर एक जेमा से दो दो मार्केंसिया बनता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ये अलग अलग मेथड्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, ये खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा एक दो पॉइंट हम लोग और डिस्कस करते हैं एंड विल come to completion of this asexual reproduction and that next mode of asexual reproduction is by spore formation। स्पोर्स क्या हैं? तो यूजुअली जो स्पोर्स हैं ये ग्लोबुलर यानी स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, asexual स्ट्रक्चर्स होते हैं, which on germination forms न्यू ऑर्गेनिज्म। अब ये जो स्पोर है इट कैन बी मोटाइल और इट कैन बी नॉन मोटाइल। जब भी कोई स्पोर मोटाइल होता है, व्हेनेवर अ स्पोर इज मोटाइल यानी उसमें फ्लैजिला लगा होगा, आप उसे कह देंगे सिंपली जू स्पोर। याद रखना आसान है, क्यों? जू मोटाइल्स के लिए आया है, एनिमल्स मोटाइल के लिए आया है। हर वो स्पोर जो कि मोटाइल है वो जू स्पोर है। हर वो स्पोर जो कि नॉन मोटाइल है वो क्या कहलाता है? उसे आप एक साथ एड्रेस कर सकते हैं ए प्लानोस्पोर। जैसे ये ए प्लानोस्पोर वैसे ही इसे कह सकते हैं आप प्लानोस्पोर। अब बात आती है कि ये प्लानो क्यों और ये ए प्लानो क्यों? अगर मैंने कहा कि ये एक स्पोर है, इसमें फ्लैजिला है नहीं, तो क्या आप मुझे इसमें एंटीरियर साइड कौन सा, पोस्टीरियर साइड कौन सा, यानी इसका प्लेन क्या है बता सकते हैं क्या आप? बिल्कुल नहीं बता सकते। जबकि अगर कोई मैंने कहा स्पोर है, इसमें दो लगा हुआ है फ्लैजिला, ऐसे आप बता सकते हैं कि ये इसका एक फिक्स प्लेन है, इस प्लेन में ये फ्लैजिला लगा है, इस प्लेन में नहीं है। चूंकि यहां पे प्लेन है, आप कहेंगे प्लेनोस्पोर। यहां कोई प्लेन ही नहीं है, इसे कहेंगे आप ए प्लेनोस्पोर। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि कितने टाइप के स्पोर्स हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि जू स्पोर कहां बनता है। एग्जाम्पल्स बनते हैं यहां से जो कि आपको याद रखने होंगे। और ये कहां बनता है? तो ये मिलेगा आपको इन केस ऑफ क्लेमाइडोस्पोर। हालांकि मैंने एक नाम लिखा है, लेकिन याद रखिएगा याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ asexual reproduction in case of algae is by zoospore only। मैंने algae में सिर्फ एक नाम बोला है अभी यहां पे, लेकिन ध्यान रखिएगा algae में जो सबसे कॉमन तरीका है asexual reproduction का वो इसी zoospore के थ्रू होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एल्गी में ये मोस्ट कॉमन तरीका है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एल्गी में ही मिलता है, फंजाई में भी मिलता है। कौन सा है वो फंगस? जैसे सिंकाइट्रियम। हो सकता है ये नाम सुना सुना लग रहा होगा। कैसे? तो ये यीस्ट के जैसा एक यूनिसेलुलर फंगस है। यूजुअली फंगस कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर। ये कैसा है लेकिन? यूनिसेलुलर। इसके साथ और कौन है यूनिसेलुलर? यीस्ट, आप जानते हैं। तो सिंकाइट्रियम भी जू स्पोर के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। और कौन? तो अगर आपको इंटरेस्ट हो तो याद रखिए आप सैप्रोलेग्निया, ये भी फंगस है। और कौन? तो पाइथियम। लास्ट के जो 3 एग्जाम्पल मैंने बोले ये हैं फंजाई। ऊपर जो मैंने कहा ये था एल्गी, ये एल्गी का एग्जाम्पल और ये मैंने कहा फंजाई का। अब ये जो नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं इसके भी डिफरेंट टाइप्स हैं। इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। मैं फिलहाल उनका नाम लिख दे रहा हूं, डिटेल में नहीं जाएंगे। ये नॉन मोटाइल स्पोर्स जो हैं ये हो सकता है क्लेमाइडोस्पोर हो,
ध्यान रखिएगा, क्लेमाइडोस्पोर का कोई रिलेशन, दूर दूर तक कोई रिलेशन क्लेमाइडोमोनस के साथ, सॉरी दिस वाज क्लेमाइडोमोनस, आई वांटेड टू राइट हियर क्लेमाइडोमोनस, नेम ऑफ एन एल्गी। मैंने कहा है इस क्लेमाइडोस्पोर का कोई रिलेशन इस क्लेमाइडोमोनस के साथ नहीं है, ध्यान रखिएगा। और क्या है, तो नेक्स्ट वन इज कोनीडिया। और क्या तरीका है, ओइडिया। और क्या तरीका है, तो स्पोरेंजियोस्पोर। ये अलग अलग तरीके हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जहां मैंने कहा ये सब स्पोर्स कैसे हैं, नॉन मोटाइल स्पोर्स है। और लास्ट पॉइंट मैं कहता हूं सेक्सुअल के बारे में, वो ये कि ये जो कोनीडिया है, दिस इज मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस। बहुत इंपॉर्टेंट, फिर से मैं रिपीट करता हूं, मैंने कहा कि दिस जूस्पोर इज मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी, एंड दिस कोनीडिया जो कैसा होता है हम पढ़ेंगे फंजाई पढ़ते टाइम ही। दिस कोनीडिया इज मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो ये आपको ध्यान रखने का है अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक बार फिर से मैं सम अप करूंगा अबाउट एसेक्सुअल, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो हॉटस्पॉट्स हैं क्वेश्चंस के लिए, मैं सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को मैं बोल रहा हूं। फ्रेगमेंटेशन कहां होता है, तो मैंने कहा फिलामेंटस एल्गी, फंजाई एंड बोटेनिमा ऑफ मॉसेस। मैंने कहा ट्रू रिजनरेशन अकर्स इन प्लेनेरिया। मैंने कहा है जूस्पोर इज मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। मैंने कहा है कोनीडिया इज मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। ये जो मैंने लास्ट के पॉइंट्स बोले अभी एज हॉटस्पॉट्स, ये बिल्कुल याद रहना ही चाहिए आपको, इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बोले हैं। अब बात करते हैं अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसके क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। इनके फीचर्स जो हैं वो ठीक एंटागोनिस्टिक होंगे, विच वी स्टडीड अर्लियर इन एसेक्सुअल मोड। जो आपने पढ़ा सेक्सुअल, उसका ठीक उल्टा उल्टा हो जाएगा। मैं फिर से यहाँ पे लिख रहा हूं, जैसे वहां आपने कहा था गैमेट का इन्वॉल्वमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यहां हमेशा गैमेट का इन्वॉल्वमेंट तो होगा ही। वहां आपने कहा था हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यहां कहेंगे हमेशा होगा। वहां आपने कहा था सिनगेमी नहीं होता है, यहां कहोगे आप सिनगेमी हमेशा होता है। वहां आपने कहा था मियोसिस नहीं होता है, यहां आप कहेंगे मियोसिस तो होता है। ध्यान रहे, मैंने नहीं कहा कि सिर्फ मियोसिस ही होता है, इट कैन बी माइटोसिस एज वेल, लेकिन हाँ जो मियोसिस वहां नहीं होता था यहां हो सकता है। माइटोसिस वहां भी होता था, यहां भी होता है, लेकिन मियोसिस वहां पे नहीं होता था और यहां पे हो रहा है। दिस इज इंपॉर्टेंट। और क्या है, चूंकि मियोसिस इन्वॉल्व हुआ तो वेरिएशन होगा, वेरिएशन होगा तो बेटर एडेप्टिबिलिटी आएगी। और क्या है, तो अगर मैं ही आपसे पूछूं कि जैसे आपने कहा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ध्यान से सुनिएगा, मेरा क्वेश्चन है आपसे, जैसे मैंने अभी समझाया था कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हमेशा यूनिपेरेंटल है, वैसे ही जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसा हो जाएगा, बाइपेरेंटल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, बाइपेरेंटल हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे थे कि इट मस्ट बी बाइपेरेंटल, तो गलत सोच रहे थे। दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन बी यूनी और इट कैन बी बाइपेरेंटल इन नेचर। ऐसा क्यों कह रहे हो आप, तो बात करते हैं प्लांट्स के बारे में। बॉटनी टीचर हूं ना, बैश तो रहूंगा ही बॉटनी को लेकर के। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग प्लांट से। सपोज यू आर हैविंग अ मेज प्लांट, आप एग्जाम्पल में मेज ले सकते हैं। यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ कुकुरबिट्स। कुकुरबिट्स मतलब फैमिली है कुकुरबिटेसी, जिसमें लौकी का जितने भी गार्ड्स आते हैं, बोटल गार्ड है, बिटर गार्ड है, सारे के सारे गार्ड्स, नेनुआ, झिंगी, लौकी, कद्दू, सब उसी में आता है। तो ये जो कुकुरबिट्स हैं, या फिर जो मेज है, या फिर कॉटन है, या फिर कैस्टर है, या फिर कोकोनट है, इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं,
मेज, कैस्टर, कोकोनट, कुकुरबिट्स, ये जो प्लांट्स हैं, दिस प्लांट्स आर मोनोएसियस इन नेचर। यानी सपोज मैंने कहा ये एक मेज प्लांट है, सपोज दिस इज अ मेज प्लांट, तो मैं कह रहा हूं कि मेज प्लांट कैसा होता है, मोनोएसियस नेचर का होता है। मतलब क्या, मतलब ये कि इसमें जो फ्लावर्स हैं, दोज फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल, यानी अलग से फीमेल फ्लावर है, अलग से मेल फ्लावर है, यानी फ्लावर्स कैसे हो गए, यूनिसेक्सुअल हो गए। अरे हुए कि नहीं, एग्जैक्टली हुए। दिस फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल, लेकिन दोनों तरह के यूनिसेक्सुअल फ्लावर एक ही प्लांट पे है, तो प्लांट क्या कहलाएगा, मोनोएसियस। ध्यान रखिएगा, फ्लावर को कहेंगे आप यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है, प्लांट को कहेंगे आप मोनोएसियस है या फिर डायोसियस है। तो मैंने कहा है मेज प्लांट में यहां मेल फ्लावर अलग से, फीमेल फ्लावर अलग से, यानी यहां पॉसिबिलिटी है यहां से निकला पोलन ग्रेन जाके लैंड करा इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे, यानी जैसा जेनेटिक्स इसका है एग्जैक्टली वैसा ही जेनेटिक्स का भी होगा। अगर मैं कहता हूं कि मेरे ये यहां के सेल्स का जेनेटिक्स अलग है और यहां का अलग है, ऐसा है क्या, ऐसा होता है क्या, नहीं। किसी भी ऑर्गेनिज्म के सारे सोमेटिक सेल्स एक जैसे होते हैं, यानी जैसा जेनेटिक्स यहाँ का वैसा ही जेनेटिक्स यहाँ का, वैसा ही यहाँ का, या फिर यहाँ का रूट का लेते वैसा ही रहता। यानी यहाँ पे एक ही प्लांट का हुआ है इन्वॉल्वमेंट, यानी ये यूनिपेरेंटल भी हो सकता है। बाई तो खैर ऑब्वियस से हो ही सकता है, मैंने एक्सप्लेन करा कि कैसे हो सकता है ये यूनिपेरेंटल। दीज वर फीचर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ कमिंग टू लास्ट पार्ट ऑफ दिस रिप्रोडक्शन, हमने स्टार्ट किया था इसे इस तरीके से समझाते हुए कि रिप्रोडक्शन अपने आप में एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब मैं कह रहा हूं आगे इसमें ऐड कर रहा हूं कि जो रिप्रोडक्शन है लाइक ग्रोथ, दिस इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। जैसे ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है, वैसे ही ये भी डिफाइनिंग फीचर नहीं है। एक बार फिर से मैं रिकॉल करना चाहूंगा ग्रोथ क्यों नहीं था, व्हाई ग्रोथ वाज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। वहां कारण आपने कहा था कि ग्रोथ अकर्स इन नॉन लिविंग थिंग्स एज वेल। मैंने कहा कि ग्रोथ जो है ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है, कारण क्या था, नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर भी ग्रोथ हो रहा था। अब मैं कह रहा हूं रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग फीचर नहीं है, लेकिन कारण कुछ अलग है। क्या कारण है, कई सारे ऐसे कारण ये है कि कई सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि स्टेराइल होते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे म्यूल, जिसे हिंदी में आप खच्चर कहते हैं। म्यूल कैसे बनाया है आपने, तो आपने क्रॉस किया है मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स का। ये दो अलग अलग स्पीसीज यानी हॉर्स और डोंकी का आपने क्रॉस किया है लेबोरेटरी कंडीशन में। अपने आप नहीं होगा, होगा नहीं अपने आप। वैसे ही आपने बनाया है हिनी। हिनी कैसे बनाया, तो यहां लिया आपने मेल हॉर्स और लिया आपने फीमेल डोंकी को। तो म्यूल है या फिर हिनी है, ये सब लिविंग तो हैं लेकिन स्टेराइल है। और क्या एग्जांपल ले सकते हैं आप, तो एग्जांपल ले सकते हैं आप वर्कर बी। और क्या ले सकते हैं आप एग्जांपल, यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ नंबर ऑफ ह्यूमंस। कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि स्टेराइल हैं, जो कि इंपोर्टेंट हैं, यानी दे कैनॉट रिप्रोड्यूस। कहीं पे गैमेट नहीं बनता, कहीं पे इंपोर्टेंसी है, कई सारे कारण हो सकते हैं, यानी स्टेराइल तो होते हैं वो। तो अगर कोई आदमी रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो क्या वो नॉन लिविंग है, नहीं, लिविंग ही तो है। लेकिन सिर्फ वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग लिविंग इन नेचर वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है, जो रिप्रोडक्शन है वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है। मैंने कहा ही था कि डिफाइनिंग फीचर होने के लिए दो कंडीशन चाहिए। पहला, मैं रिकॉल कर रहा हूं फिर से, पहला कि वो यूनिवर्सली हर लिविंग सिस्टम में मिलना चाहिए। क्या रिप्रोडक्शन यूनिवर्सली सारे लिविंग सिस्टम में मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। कई सारे एग्जांपल्स मैंने कोट किए जो स्टेराइल हैं। इसलिए रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर।
जरा इस वर्कर बी के बारे में बात कर लेते हैं और रिप्रोडक्शन को खत्म करते हैं। ये जो वर्कर बी है इसके बारे में बात करते हैं। किसी भी बी हाइव में यानी मधुमक्खी के छत्ते में 3 तरह के बी होते हैं। एक क्वीन कहलाती है जो कि नंबर वाइज एक होती है सिर्फ। किसी भी बी हाइव में देयर इज ओनली वन क्वीन जो कि साइज में बड़ी होगी, यानी ये फीमेल है और ये फर्टाइल फीमेल है। बी हाइव में ढेर सारे मेल्स होंगे जिसे आप कहते हैं ड्रोन। क्या कहते हैं? ड्रोन कहते हैं। और ये भी कैसे होते हैं? दे आर ऑल्सो फर्टाइल इन नेचर। ये जो क्वीन है ये 2n यानी डिप्लॉयड हुआ करती है, और जो ड्रोन है ये कैसा है? n यानी हैप्लॉयड है। यहां मैंने कहा डिप्लॉयड है, यहां मैंने कहा हैप्लॉयड है। आई गेस आपको डिप्लॉयड और हैप्लॉयड का मतलब पता है, नहीं पता तो आप मेरे से अलग से पूछ लेना अगर डाउट है तो। यहां मैं कंटिन्यू कर रहा हूं आगे की तरफ। अब ये जो क्वीन है जिसे मैंने कहा फर्टाइल था, इट अंडरगोज गैमेटोजेनेसिस फॉर्मिंग हैप्लॉयड गैमेट्स। ये हैप्लॉयड गैमेट्स बने। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैंने कहा क्वीन 2n है, गैमेट्स मैंने कहा n है, तो कैसा हुआ होगा डिवीजन? यहाँ पे ऑब्वियसली मियोसिस हुआ रहा होगा, है कि नहीं? अगर मैंने कहा 2n से n हुआ तो कैसा हुआ होगा डिवीजन? मियोसिस हुआ होगा, जिसे आप कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। वैसे ही ये n है, जब गैमेट बना होगा जिसे आप कहते हैं गैमेटोजेनेसिस, तो गैमेट्स कैसे बने होंगे? n यानी हैप्लॉयड ही तो बना होगा। ये हैप्लॉयड फीमेल गैमेट्स हैं और ये हैप्लॉयड मेल गैमेट है, जो ऑब्वियसली बना है कैसे? बाय माइटोसिस, जिसे आप कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। क्यों इक्वेशनल? ये n तो ये भी n, जैसा ये वैसा ही ये। अब अगर इसका फ्यूजन इसके साथ हुआ तो ये 2n बना। 2n मतलब क्या? फीमेल। ये लेकिन ये फीमेल कैसी है? इसे कहेंगे आप वर्कर बी है। ये फीमेल ही तो है लेकिन ये स्टेराइल फीमेल है। और ये जो फीमेल गैमेट किसी से फर्टिलाइज ना कर सका, इट विल डेवलप इनटू ड्रोन, जिसे आप कहते हैं फर्टाइल मेल। क्या है ये प्रोसेस? इसे कहते हैं आप पार्थेनोजेनेसिस। दिस इज पार्थेनोजेनेसिस। अगर कोई कंफ्यूज हो रहा हो पार्थेनोजेनेसिस और पार्थेनोकार्पी में, तो ध्यान रहे इन दोनों में 1% का भी रिलेशन नहीं है। दोनों बिल्कुल दो अलग अलग पोल्स के टर्म हैं। पार्थेनोजेनेसिस मतलब क्या हुआ? एक ऐसा रिप्रोडक्शन जहां पे जो गैमेट है दैट डायरेक्टली डेवलप्स इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। अब ये जो न्यू ऑर्गेनिज्म है वो मेल है कि फीमेल है? ड्रोन कैसा? मेल। ड्रोन कैसा है? मेल है। एक ऐसा पार्थेनोजेनेसिस जिसमें मेल बनता है ऑर्गेनिज्म, उसे कहते हैं आप थैलीटॉकी। क्या कहते हैं? थैलीटॉकी। अगर ये फीमेल होती तो कहते हैं आप इसे अर्हिनोटॉकी। फिलहाल दिस इज थैलीटॉकी। तो आपको दिख रहा है ये जो वर्कर बी है वो स्टेराइल है। ह्यूमंस भी स्टेराइल हो सकते हैं, म्यूल भी स्टेराइल है, ये भी स्टेराइल है, बट इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये लिविंग है, इसीलिए आपने कहा जो रिप्रोडक्शन है in spite of being a characteristic feature is not a defining feature. I hope you are getting my point. आपको समझ में आ रहा होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप घर जाकर के आप रिवाइज करना चीज़ों को, और कुछ भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप करना। अगली बार जब मिलेंगे हम लोग तो बात करेंगे, कंटिन्यू करूंगा मैं आगे से, दैट विल बी मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शसनेस, और आगे बात करेंगे। Thank you for today.